आतंकवाद और उनका मसीहा ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 हमला किया था, यानी 11 तारीख और 9 बजे का टाइम इसलिए कहा जाता है 9/11 अटैक, 9/11 टेररिस्ट अटैक। तो उसके बारे में आज वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें 9/11 के दिन क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या बदला। मतलब आतंकवाद के बीज बोने वाले, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले अमेरिकन, जिन्होंने आतंकवादियों को हथियार सप्लाई किए और उनको प्रमोट किया, उनको तहे दिल से मदद की। लेकिन जब उनके ही खोदे गए गड्ढे में वो कूद पड़े, मतलब जब उन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया और बहुत बड़े बड़े आतंकवादी बने, और फिर उन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला किया, तब अमेरिकन को एहसास हुआ कि आतंकवाद क्या होता है। आखिरकार तो दोस्तों जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, और ये अच्छे के लिए ही हुआ था 9/11 अटैक। उसके कारण फिर क्या हुआ, आतंकवाद के मामले में अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो गया। पहले वो आतंकवाद को सपोर्ट करता था ताकि दुनिया के देश अंदर से खोखले हो जाए, जिसमें भारत भी आता था। भारत में भी आतंकवाद को बहुत प्रमोट किया उन्होंने, और हमको बहुत परेशान भी किया है आतंकवाद ने। और इस तरह अमेरिका की रणनीति थी कि आतंकवाद को प्रमोट करो, मदद करो, ताकि दुनिया के देश कभी आगे ही ना आ पाए, कभी डेवलपमेंट कर ही ना पाए। इसलिए उन्होंने आतंकवाद को एक टूल्स की तरह यूज किया था। लेकिन फिर जब, जैसे कि सद्दाम हुसैन, उसको भी अमेरिका ने बनाया राजा इराक का, फिर वो जब अमेरिका पर भारी पड़ने लगा तो फिर अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। इस तरह ओसामा बिन लादेन ने भी अमेरिका पर हमला किया, आतंकवाद हमला। वो क्या थी पूरी की पूरी स्टोरी में आगे बात करेंगे हम। लेकिन पहले बैकग्राउंड, मतलब पृष्ठभूमि बात की बना लेते हैं। और आतंकवाद के जरिए उसने बहुत मास्टरमाइंड प्लान बनाया, और फिर 9/11, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी, उस पर 3 विमान टकराए गए, और उसके परिणाम स्वरूप वो बिल्डिंग पूरी की पूरी धंस गई, नीचे पड़ गई पूरी की पूरी। और उसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए, और उसका नतीजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ा, ताकि उनको एहसास हुआ कि आतंकवाद क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। बाकी तो पहले कई देश, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो आतंकवाद है ही, भारत जैसे कई देश अंदर से खोखले हो रहे थे आतंकवाद के कारण। लेकिन अब टेररिज्म के मामले में पूरी दुनिया स्टैंड बाय पर है। तो आज बात करेंगे कि 9/11 जो अटैक हुआ आतंकवाद, उस दिन क्या क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा जानेंगे हम। और उसके बाद क्या क्या बदला, मतलब 9/11 के दिन वास्तव में क्या क्या हुआ था वहां पर, और उसका प्रभाव पड़ा, और प्रभाव के कारण बाद में क्या क्या बदला, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक रिपोर्ट सामने आई
जो पहली बार 11 सितंबर 2021 को प्रकाशित हुई थी एक रिपोर्ट इसके बारे में, 9/11 अटैक के बारे में। रिपोर्ट मतलब वो सारी की सारी जानकारी और वो सब कुछ 11 सितंबर 2021 का साल, उस दिन पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित मतलब पब्लिश हुई थी। अब बात करें 11 सितंबर हमले की बरसी पर, सेरेमनी पर। अब मैं बता दूं कि 11 सितंबर 2001 की साल और ठीक 9 बजे उसका टाइम था जो उन्होंने आतंकवादियों ने तय किया था। उसके मुताबिक 11 सितंबर 2001 को 9 बजे अमेरिका की सरजमीन पर जब आतंकवादी हमला हुआ, पूरा अमेरिका हिल गया था दोस्तों, कि दुनिया का इतना बड़ा सुरक्षित देश और उस पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला। इसके कारण पूरा का पूरा अमेरिका हिल गया था। तो वो 11 सितंबर 2021 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 11 सितंबर का जो हमला हुआ था, 9/11 हम जिसे कहते हैं, उसकी सेरेमनी पर हम इस रिपोर्ट को दोबारा प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब वो जो रिपोर्ट आई थी ना, उसको मैं अब पूरा का पूरा आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या बदला, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं 11 सितंबर 2001 और मंगलवार का दिन। 11 सितंबर 2001 का साल और मंगलवार का दिन, समय 9 बजे। तो दुनिया का सबसे खतरनाक चरमपंथी हमला इसी दिन हुआ था। जो मैंने डेट बोली ना, तारीख, उसी दिन हुआ था। 11 सितंबर 2001 को 9 बजे 9/11 अटैक हुआ था। और दुनिया का सबसे खतरनाक था। इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ है आतंकवाद के मामले में। और दुनिया का सबसे बड़ा चरमपंथी हमला। चरमपंथ मतलब, चरम मतलब अंत पर चलने वाले, अंत के पथ पर चलने वाले, उसको कहते हैं चरमपंथी। यानी खुद के अंत के रास्ते पर चलने वाले चरमपंथियों ने इसी दिन हमला किया था। 11 सितंबर 2001 का साल। चरमपंथियों ने मतलब आतंकवादियों ने, उनको चरमपंथी भी कहा जाता है क्योंकि ये अल कायदा के थे। जो ओसामा बिन लादेन था, वो अल कायदा का हेड था। आतंकवादी संगठन है अल कायदा। और मैं एक बार एक थोड़ा मेरा भी किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा है। और आपको क्या लगता है कि अल कायदा के बारे में क्या लोग सोचते हैं? एक बार मैं पालनपुर जा रहा था, तो एक इको आती है ना गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था अल कायदा, AL फिर अंडरस्कोर करके QUADE, वो जो आता है उसका स्पेलिंग अल कायदा लिखा हुआ था उस पर। मैंने देखा था, मेरी आंखों के सामने अल कायदा लिखा। मतलब लोग ओसामा बिन लादेन से कितने प्रेरित हो रहे हैं। इन जैसे आतंकवादियों से प्रेरित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी तरह आतंकवादी हमला करना, ये आपके लिए जान का खतरा है दोस्तों। ऐसा नहीं किया। अब चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी पैसेंजर विमानों को न्यूयॉर्क में जो स्थित है बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड टावर उसे कहा जाता था। वर्ल्ड ट्रेड टावर, जिसमें दुनिया का व्यापार जो होता है ना, उसका हिसाब किताब वहां पर होता है। तो उस टावर की 2 गगनचुंबी इमारतें, उससे टकराया था पैसेंजर विमान, जिसमें चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी पैसेंजर विमानों को न्यूयॉर्क, जहां कभी रात नहीं होती, उस शहर में
वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतें, एक नहीं दो इमारतें, बड़ी बिल्डिंगों दोस्तों, ऊंची। उन दोनों बिल्डिंगों पर पैसेंजर विमान को टकराया था चरमपंथियों ने, आतंकवादियों ने, हाईजैकर्स ने। तो इस हादसे में जब विमान टकराए तो फिर कोई सब लोग आनंदित तो नहीं हुए होंगे ना। जो आनंद मुंह पर आनंद था वो चीखों में तब्दील हो गया होगा जब ये हमला हुआ। तो इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। इस हादसे में जब वो दोनों विमान टकराए वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों पर, तो पूरी की पूरी दोनों बिल्डिंगें जमीन दोस्त हो गई। और उस बिल्डिंग में जो लोग मौजूद थे और आसपास जो लोग चल रहे थे, खड़े थे, बैठे थे, वो भी खत्म हो गए। और हजारों की संख्या में इस हादसे में लोग मारे गए थे दोस्तों। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दोस्तों हिल गई थी। इसका कारण क्या? जबकि हमारे यहाँ तो कश्मीर में कई आतंकवादी हमले होते हैं, लेकिन कोई दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जो कुछ भी चिंता होती है, फर्क पड़ता है तो हमें पड़ता है। लेकिन ये जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर को जमीन दोस्त कर दिया गया और दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश पर आतंकवादी हमला हुआ, तो पूरी दुनिया हिल गई थी। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ था कि अब पूरी दुनिया कभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश पर भी आतंकवादी हमला हो सकता है, तो दूसरे देशों पर तो आम बात है। इसलिए पूरी दुनिया इस टेररिस्ट अटैक के कारण हिल गई थी, जिसमें अमेरिका तो पूरी तरह से रो रहा था उस दिन कि ये क्या हो गया। और उस वक्त शायद जॉर्ज डब्ल्यू बुश या कोई था अमेरिका का प्रेसिडेंट, या शायद बिल क्लिंटन था, आगे देखेंगे। तो तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। ये जो हादसा हुआ 11 सितंबर 2001 को, उसको दुनिया का सबसे खौफनाक, मतलब उस दिन इतना खौफ, आतंकवाद का खौफ फैल गया था, इसलिए इसको दुनिया का सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। अब आतंकवादियों द्वारा, ये तो हमने बात रखी कि ये जो रिपोर्ट आई 11 सितंबर 2001 का दिन, साल, 9 बजे का समय, मंगलवार का दिन, 2 पैसेंजर विमान जो वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकराते हैं और फिर टावर यानी बिल्डिंग, 2 गगनचुंबी इमारतें थी वर्ल्ड ट्रेड टावर, वो जमीन दोस्त हो जाते हैं। और आजू बाजू खड़े लोग और अंदर बैठे लोग, काम कर रहे लोग जब मौत के शिकार हो गए, तो फिर दोस्तों हमने जाना कि 2001 11 सितंबर मंगलवार का दिन वर्ल्ड ट्रेड टावर, 2 गगनचुंबी इमारतें और हजारों लोगों की मौत, दुनिया का सबसे खौफनाक हादसा और दुनिया के सबसे सुरक्षित देश पर आतंकवादी हमला, ये सब कुछ हमने जाना। लेकिन आतंकवादियों ने, यानी इसका हेड तो ओसामा बिन लादेन था, हमको सबको पता है, लेकिन आतंकवादियों ने किन किन चीजों को टारगेट किया था इसमें और कितने सफल हो पाए इसमें, उनका तो प्लान था। लेकिन जमीनी हकीकत पर जब प्लान उतरता है, कोई भी आतंकवादी का हो या किसी भी प्रकार का, तो फिर वो हूबहू जैसा सोचा गया है वैसा ही हो, ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इन्होंने टारगेट किन किन चीजों को बनाया था उसका थोड़ा
विचार विमर्श और थोड़ा खुलकर समझते हैं उसको भी, तो पूर्व अमेरिका कनाडा की सरहद पर पूर्व अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। जिस दिन यह हमला होने वाला था उस दिन पूर्व अमेरिका में 4 पैसेंजर विमान, यानी कोई सेना के विमान नहीं थे, ये पैसेंजर विमान जिसमें फ्लाइट में हम बैठते हैं उसी तरह, वो जितनी भी उनकी टीम थी इस हमले को अंजाम देने वाली, वो सब के सब लोग पैसेंजर के तौर पर उस विमान में बैठ गए, जो पूरी तरह से ट्रेन यानी प्रशिक्षित थे। विमान को कैसे हाईजैक किया जाए, विमान कैसे चलाया जाए, उसके लिए वो सारे के सारे लोग प्रशिक्षित किए गए थे आतंकवादी संगठन द्वारा। और फिर वो पूर्व अमेरिका में एक फ्लाइट में बैठते हैं। वैसे थे तो 4 विमान, और चारों विमानों में उन्होंने जो ग्रुप में जो लोग थे वो चारों विमानों में पूरी तरह से सुरक्षित रूप से बैठ गए थे। और उनका इरादा अंदर से पूरा का पूरा था कि हमें विमान को हाईजैक करना है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टकराना है। और वो खुद ही मरना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब विमान टकराएगा तो हम भी कोई सुरक्षित रूप से नहीं बच नहीं पाएंगे, इसलिए उनको ट्रेन किया गया था। तो पूर्वी अमेरिका से उस दिन 4 पैसेंजर विमान इस आत्मघाती हमलावरों ने, मतलब सुसाइड बॉम्बर होते हैं, सुसाइड हाईजैकर होते हैं, उसी तरह सुसाइड हाईजैकर्स ने विमान को हाईजैक किया था। उस दिन चारों विमानों को हाईजैक किया था। अब हाईजैक किया, उसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, हाईजैक किया, फिर उसको उस विमान की फ्लाइट का कंट्रोल उनके हाथों में आ गया। उन्होंने किस तरह किया वो आगे देखेंगे हम। उन्होंने हाईजैक किया, उसके बाद इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों, न्यूयॉर्क जहां कभी रात नहीं होती, और न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, फाइनेंशियल हब है। और उस न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दोनों शहर बेहद मशहूर इमारतें हैं उस शहर में, उन पर हमले के तौर पर किया उन्होंने, विमान को हाईजैक किया उस दिन। फिर इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में स्थित 2 मशहूर इमारत, जिसमें एक वर्ल्ड ट्रेड टावर का मैंने नाम लिया, दूसरी वॉशिंगटन में इमारत थी, उसको टारगेट किया। ये इस तरह का उनका प्लान था। और उन्होंने विमान को हाईजैक करके न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड टावर, जिसकी 2 गगनचुंबी इमारतें, और वॉशिंगटन की मशहूर इमारत, उन दोनों पर हमले के तौर पर इन विमानों को हाईजैक करके विमान को इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने बॉम्ब नहीं रखा होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है विमान में बॉम्ब लेकर जाना, एक्सप्लोसिव या RDX लेकर जाना, ये सब कुछ चेकिंग होता है। इसलिए उनको पता था कि अगर हम विमान के जरिए ये हमला करना चाहते हैं तो फिर हम RDX या एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ हम अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि बैग सब कुछ चेक होता है वहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने बॉम्ब की बजाय, विस्फोटक एक्सप्लोसिव की बजाय, इन्होंने विमान को यूज किया। और उसमें पहला विमान उनके लोकल समय के मुताबिक 8:46 उनका अमेरिका का लोकल टाइम, यानी हर देश का अलग अलग टाइम होता है, जिसमें रशिया में तो 3 घड़ियां चलती, हमारे भारत में भी शायद 2 घड़ियां चलती है, एक कलकत्ता का समय बताता है, उस तरह उनका लोकल समय के मुताबिक 8:46 में जो उत्तरी टावर है न्यूयॉर्क में, उत्तर की दिशा में जो टावर है उससे टकराया। ठीक 8:46 पर वो विमान टकराया। अब दूसरे विमान की बात करते हैं, तो वो विमान
9:30 पर यानी 9:30 टकराया, उस दक्षिणी टावर से टकराया। इस तरह अब दो विमानों का तो हिसाब किताब हो गया। जब ये जो हाईजैकर थे उन्होंने उत्तरी अमेरिका से चारों विमानों में फ्लाइट बुक करके वो अंदर घुस गए विमान में। फिर पहला विमान जो न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड टावर है उसकी उत्तर की दिशा में जो इमारत है, गगनचुंबी इमारत, मशहूर इमारत, उससे 8:46 पर टकराया। दूसरा जो दक्षिण दिशा में जो टावर है, वर्ल्ड ट्रेड टावर न्यूयॉर्क का, उस टावर को 9:09 ठीक उनके समय के मुताबिक 9:30 उस इमारत से टकराया। और इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई, क्योंकि अब कोई विमान एक्सप्लोसिव तो नहीं होता है, लेकिन जब विमान टकराता है ना तो अंदर फ्यूल कोई 500-600 लीटर नहीं होता है, बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों विमान के अंदर फ्यूल होता है। और जब वो टकराता है तब वो फ्यूल फटता है विस्फोटक की तरह। तो उस तरह जब दोनों इमारतों में दोनों विमान टकराए, जिसमें एक विमान 8:46 पर टकराया, दूसरा विमान ठीक 9:30 टकराया, जिसमें पहला विमान उत्तरी टावर से टकराया और दूसरा विमान दक्षिणी टावर से टकराया। और जब टकराए और हादसा हुआ तो दोनों इमारतों में आग लग गई थी दोस्तों। और अंदर लोग काम तो करते ही होंगे, आग लग गई और टकराया तो फिर बिल्डिंग के बीचों बीच से जब विमान गुजर जाता है तो फिर वो जो बिल्डिंग होती है बीच में से कट जाती है, जिसके कारण ऊपर का मलबा जब बिल्डिंग पर पड़ता है तो किसी न किसी तरह से, मेरा मतलब कहने का ये है कि बिल्डिंग पूरी की पूरी जमीन दोस्त हो जाती है। और उसके कारण बिल्डिंग में रहने वाले के अलावा भी जो आजू बाजू के लोग जो घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, इस तरह कई लोगों को मारा गया, आग लग गई, इस तरह का हुआ। ये दो विमानों का हिसाब किताब मैंने आपको दिया। अब ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे, हमला हुआ, आग लग गई, तो ऊपर की मंजिलें जो थी उसमें लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था दोस्तों, कुछ नहीं दिखता था। और अचानक से किसी को पता भी नहीं था, और अचानक से जैसे भूकंप आता है ना, उसी तरह हुआ। और जब विमान टकराया, इतनी बड़ी आग लग गई तो पूरा का धुआं तो फैलना ही है, उसके कारण पूरा शहर धुएं से भर गया था दोस्तों। धुआं इतना था कि कुछ दिखता ही नहीं था। और अचानक हमला हुआ, इसके लिए कोई डिसीजन भी नहीं ले पाता ना। अचानक से विमान टकराया और पूरा का पूरा आग लग गई, मंजिलों में लोग फंस गए इमारत की, और धुआं फैल गया पूरा का पूरा। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। इतना बेहद खौफनाक आतंकवादी हमला था, चरमपंथी हमला था। ये धुएं से भर गया था पूरा का पूरा। अब 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई दोस्तों। कितनी? 2 घंटों के अंदर। अब देखो, जब विमान टकराया, मैं पूरी की पूरी आपको कहानी बता रहा हूं कि वाकई में क्या हुआ था। जब विमान टकराया उससे 2 घंटे बाद जो इमारत थी, टावर था, 110 मंजिल उस इमारत की थी, 110 मंजिली इमारत थी। ये भी बता दूं कि 110 मंजिलें थी उस इमारत की। तो वो 2 घंटे के अंदर पूरी तरह से बिल्डिंग टूट गई, ढह गई, नीचे जमीन दोस्त हो गई। क्योंकि जब विमान टकराया तो बिल्डिंग पूरी की पूरी जर्जरित हो गई। और जब टकराता है इतनी तेज गति से दोस्तों, विमान को थोड़े गाड़ी की तरह चलता है, उतनी उसकी गति बहुत ज्यादा होती है। और अब हाईजैक तो कर लिया था आतंकवादियों ने, तो फिर उसकी स्पीड भी कम नहीं रखेंगे, वो फुल स्पीड पर विमान टकराया। उसके कारण जो बिल्डिंग थी 110 मंजिली, उसमें वाइब्रेशन आया और पूरी की पूरी बिल्डिंग जर्जरित हो गई।
और 2 घंटे के अंदर 110 मंजिलों की इमारत पूरी तरह से ढह गई दोस्तों, और मलबे में तब्दील हो गई। जो कंक्रीट या जिस किसी का भी इस्तेमाल होता है बिल्डिंग में, वो सारा का सारा मलबा बन गया और लाशें अंदर फंस गई। ये हुआ। और अब आगे बढ़े तो थोड़ी देर बाद 9:37 पर तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, उसमें 9:37 में तीसरा विमान का हिसाब किताब दे रहा है। तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से दूर थोड़ी अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया। आप सोचो, तीसरा विमान का हिसाब किताब जो 9:37 पर, मतलब एक 8:46, दूसरा 9:30 बजे ठीक, और तीसरा 9:37, मतलब कितना माइक्रो प्लानिंग होगा उनका। इनकी समय देखो आप। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित पेंटागन में अमेरिका का रक्षा विभाग की बिल्डिंग, पेंटागन में जो है थी, अब तो नहीं होगी क्योंकि टूट गई होगी ना। तो तीसरा विमान 9:37 पर अमेरिका का रक्षा विभाग का पेंटागन में स्थित बिल्डिंग, उससे टकराया विमान। अब चौथे विमान का हिसाब किताब देता हूँ आपको। चौथा विमान ठीक 10:30, 10:30 बजे उनके समय के मुताबिक 10:30 बजे पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। अब हमने देखा सुना कि 3 विमान सक्सेसफुल हुए, जिसमें 2 न्यूयॉर्क में टकराए, तीसरा वॉशिंगटन की पेंटागन में टकराया, अमेरिकी रक्षा विभाग की बिल्डिंग में, और 2 वर्ल्ड ट्रेड टावर में ट्रेड के रिलेटेड जो बिल्डिंगें थी उनको दोनों टकराए। तीसरा विमान 9:37 पर अमेरिकी रक्षा विभाग वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी जहां पर पूरा का पूरा प्रशासन का विभाग है, और प्रशासन की बिल्डिंग रक्षा विभाग की बिल्डिंग से टकराया ठीक 10:30 बजे, 10:30 पर। अब चौथा विमान पेंसिल्वेनिया, उसके मैदान में क्रैश कर गया। वो थोड़ा फेल हुआ, जिसके कारण लोगों को नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा वो आगे देखेंगे, लेकिन वो विमान क्रैश कर गया था। चौथा विमान, मतलब इस हमले में 4 ग्रुप थे, और 4 ग्रुपों में कितने आदमी थे वो आगे देखेंगे, लेकिन 4 विमान और 4 जगहों को टारगेट किया गया था, जिसमें 3 टारगेट सक्सेसफुल हुए उनके, और चौथा पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश हो गया। माना जाता है कि जो चौथा विमान, इस विमान में से चरमपंथी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। क्या बात है दोस्तों, ये जो चौथा विमान जो अनसक्सेसफुल हुआ, जो सफलता हासिल नहीं कर पाया हमले में, माना जाता है कि वो विमान, चौथा विमान जिसमें आतंकवादियों ने हाईजैक किया था चौथे विमान को, वो वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग जो है ना, उस पर हमला करने की सोच रहे थे वो लोग। सोच रहे नहीं, उसका टारगेट वो था। ऐसा माना जाता है कि वॉशिंगटन डीसी की जो कैपिटल बिल्डिंग है उस पर हमले करने वाले थे वो लोग। मतलब अगर ये चौथा विमान तो अगर सक्सेसफुल हो जाता, फिर उसका प्रभाव अलग ही होता, क्योंकि अमेरिका की जो कैपिटल बिल्डिंग है वो काफी अहमियत रखती है दोस्तों। अब बात करें अगर कितने लोगों की मौत हुई थी, ये भी मायने तो रखता है ना। तो इस हादसे में, ये ऑफिशियली आंकड़ा बोल रहा हूँ,
इस हादसे में 2,977 लोग 19 चरमपंथियों को छोड़कर, अब सोचो आप, 19 लोग इस हमले में शामिल थे। हमले में इस टारगेट जो उन्होंने तय किया था उसको अंजाम देने वाले थे 19 लोग, जिसमें 3 विमानों में 15 हो गए, 5-5, और एक विमान में 4 हो गए। इस तरह 19 लोगों को छोड़कर 2,977 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में, जिसमें अलग अलग बिल्डिंगों पर, अलग अलग जगहों पर हमला किया गया था और 2,977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी, क्योंकि 2 विमान और 2 बिल्डिंगें वहां पर तोड़ी गई थी न्यूयॉर्क में। ज्यादातर मौतें, ये तो हमें साफ पता चलता है कि जब 2 विमान टकराते वहां पर ज्यादा लोग मरे, लेकिन जो वॉशिंगटन डीसी की रक्षा विभाग की जो पेंटागन बिल्डिंग थी उससे टकराया था, और 2 विमान न्यूयॉर्क शहर की 2 बिल्डिंगें, वर्ल्ड ट्रेड टावर जिसमें एक दक्षिणी इमारत एक उत्तरी इमारत, दोनों विमान वहां टकराए थे। मतलब इस हमले में 2 राज्यों को टारगेट किया गया था, जिसमें एक वॉशिंगटन डीसी और एक न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका का राजधानी है और न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। इन दोनों शहरों को टारगेट किया गया था, जिसमें 2,977 लोगों की मौत हुई थी और 19 सुसाइड हाईजैकर्स, अटैकर्स मारे गए थे। 19 इतने लोगों की मौत हुई थी, और इनमें से अधिकांश, मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क में मारे गए थे। तो इन 4 विमानों में कुल 246 पैसेंजर और जो चालक दल होता है उसके सदस्य सवार थे, और सबकी मौत हुई थी। मौत तो होनी ही थी। 246 पैसेंजर थे और चालक दल के सदस्य यानी पायलट और दूसरी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, विमान में होती है ना, वो सारी की सारी सर्विस देती है, लड़कियां ज्यादातर होती है, वो मारी गई थी। वो सारा का सारा विमान में जो प्रशासन होता है ना, वो मारे गए थे। और 246 पैसेंजर, पहले इन 4 विमानों में 246 पैसेंजर और पायलट और सारे के सारे लोग मारे गए थे। और वर्ल्ड ट्रेड टावर की बात करें तो उसकी दोनों इमारतों के गिरने से, विमान से तो टकराने से तो कम मौतें हुई थी, लेकिन जब दोनों इमारतें गिर गई उसके कारण 2,606 लोगों की मौत हुई थी, गिरने के कारण, बिल्डिंगों को गिरने के कारण 2,606 लोगों की मौत हुई थी। दूसरी बात करें पेंटागन, अमेरिका का रक्षा विभाग का बिल्डिंग पेंटागन में, वॉशिंगटन डीसी में जो हमला हुआ उसमें 125 लोगों की मौत हुई थी। ये मैंने आंकड़े बताए आपको कि कितने लोगों की मौत हुई थी। मतलब टोटल 2,977 लोग मारे गए थे इसके कारण। आप सोचो कि एक मैदान है जिसमें आप स्टेज पर खड़े हो और 3,000 ही गिन लो ना, 3,000 लोग ही, क्योंकि घायल हुए होंगे और फिर उसके बाद मरे हुए होंगे। इस कारण देखा जाए तो 3,000 लोग मारे गए थे मेरे मुताबिक, लेकिन ऑफिशियली आंकड़ा अगर बताए तो 2,977 लोग मारे गए थे, जिसमें 19 आतंकवादी थे, अटैकर्स थे, हमलावर थे। तो अगर आप सोचो कि एक स्टेज पर आप खड़े हो और सामने आपके 3,000 लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या होगी। नजर न पहुंचे इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अब इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टिन ली हैंसन की थी। अगर एज के मामले में, उम्र के मामले में देखा जाए तो इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टिन ली हैंसन की थी।
ये जो मैंने नाम लिया ना, क्रिस्टिन ली एंसन, वो सबसे छोटा था उम्र में। और 2 साल के एंसन की, 2 साल का लड़का था, बच्चा था वो, जिसका नाम था क्रिस्टिन ली एंसन। उसकी भी, बच्चे की भी मौत हुई थी इस हादसे में। 2 साल का ये एंसन, उसकी मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी। और इसकी मौत कोई वर्ल्ड ट्रेड टावर, वॉशिंगटन स्थित रक्षा विभाग का पेंटागन में बिल्डिंग, उसमें नहीं हुई थी। विमान में इस 2 साल के छोटे से बच्चे की भी मौत हुई थी उसके माता पिता के साथ इस हादसों में, हमलों में। जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 82 साल के रॉबर्ट नॉर्टन थे। अब ये अमेरिकन होते हैं ना, और कोई भी उम्र और सब कुछ एनालाइज करते हैं। इस तरह मैंने भी ये जो आपके सामने लेकर आया हूँ, तो उसमें उम्र भी बता सकता हूँ। तो सबसे कम उम्र का बच्चा, जिसकी उम्र थी 2 साल, और वो विमान में अपने माता पिता के साथ मारा गया था। जबकि अधिक उम्र का, यानी बूढ़ा इंसान अगर देखा जाए, तो 82 साल का रॉबर्ट नॉर्टन था, जो अपनी पत्नी जैकलिन के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे विमान में। ये जो रॉबर्ट नॉर्टन था, 82 साल की उम्र, वो अपनी पत्नी जैकलिन नाम की उसकी पत्नी थी, उसके साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये कितना दोस्तों खतरनाक, खौफनाक हमला था। अब वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था, पहला विमान उत्तरी टावर से टकराया था, पहला विमान। तो जब वो विमान टकराया था, पहला विमान, तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। सोचो आप, कितने, 17,400 लोग मौजूद थे। पहला विमान जो टकराया ना उत्तरी बिल्डिंग से न्यूयॉर्क में, उसमें, उस बिल्डिंग में, शायद 110 मंजिला इमारत में 17,400 लोग मौजूद थे उस बिल्डिंग में दोस्तों। उसी टावर में जहां विमान टकराया था, उसी टावर में विमान जहां टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा। जिस मंजिल में इमारत, जिस मंजिल पर यह विमान टकराया, उससे ऊपर की जो मंजिलें थी ना, उसमें कोई नहीं बचा, क्योंकि विमान जब पूरी गति से अंदर एक मिसाइल की तरह धड़ाक लेके घुस गया, तो उसके आर पार निकल गया था। निकला तो नहीं था, लेकिन काफी हद तक आर पार निकले, इतना तेज उसकी गति थी दोस्तों। और जब टकराया उत्तरी टावर से, तो उसमें जो ऊपरी मंजिलें थी, जिस मंजिल पर यह विमान टकराया था, पहला विमान, उससे ऊपर की जो मंजिलें थी, उसमें कोई जिंदा नहीं बचा था। अब बात करें अगर दक्षिणी टावर की, न्यूयॉर्क में, तो उसमें जहां विमान टकराया, उससे ऊपरी मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे थे। जो पहला हमला हुआ, उसमें बिल्डिंग की जिस मंजिल पर विमान टकराया, उसके ऊपर की जो मंजिलें थी, उसमें कोई नहीं बचा था। लेकिन दक्षिणी टावर पर जो हमला हुआ, और जिस मंजिल पर हमला हुआ, जिस मंजिल में विमान घुसा, उसकी ऊपरी मंजिलों पर, दूसरी जो बिल्डिंग थी दक्षिण विभाग में, उसमें केवल 18 लोग जीवित बचे थे दोस्तों। अब मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। यही नहीं कि अमेरिकन लोग मारे गए थे, इसमें 77 देश के नागरिक इस मारे गए लोगों में शामिल थे। 77 देशों के नागरिक थे इसमें। कोई अमेरिकन, सिर्फ अमेरिकन ही मरे ऐसा नहीं था। 77 देशों के नागरिक थे, जिसमें कोई भारत से होगा, कोई चाइना से होगा, कोई रशिया से होगा, कोई यूरोप से होगा, कोई अफ्रीका से होगा, किसी अन्य देशों से होगा, जिसमें 77 देशों के नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर,
उसमें मलबे की चपेट में आने से भी 441 यानी 441 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में जो मलबा ऊपर से गिरा ना, उसके कारण 441 लोगों की मौत हुई थी मलबे के गिरने के कारण। क्योंकि मैंने बताया उसी तरह 2 घंटे के बाद 110 मंजिला इमारत गिरी थी। मतलब जब इमारत पर हमला हुआ तो 2 घंटों का समय मिला लोगों को, और लोग जब हमला हुआ तो उस बिल्डिंग से दूर भाग गए। लेकिन 2 घंटे बाद भी कई लोगों को पता नहीं होगा, कोई मदद के लिए गया होगा, क्योंकि कोई किसी का सगा संबंधी अगर अंदर होता है तो वो फिर अंदर ही जाता है अपनी जान की बाजी लगाकर। तो उसके कारण जब मलबा गिरा बिल्डिंग का, तो उसके कारण 441 लोगों की मौत मलबा गिरने के कारण हुई थी। इस हमले में दोस्तों, ये जो हमला हुआ उसमें हजारों लोग घायल तो हुए थे। मरने की बात करें तो 2977 लोग मारे गए थे। 2977 लोग मारे गए थे। लेकिन घायल मतलब कुछ हड्डी बड़ी टूटती है, मत्थे पर लगता है, फिर फेफड़ों पर लगता है, तो उसके कारण वो आदमी घायल हो जाता है। तो घायलों की बात करें तो 77 देशों के लोग नागरिक शामिल थे। 411 लोग मलबा गिरने के कारण मरे थे, और घायल हुए थे कई लोग इस हमले में, या बाद में भी बीमार हो गए। इसमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। दमकल कर्मी मतलब कर्मचारी, जो हादसे को, कोई भी हादसा होता है, डिजास्टर होता है, तो उसमें कर्मचारी आते हैं वहां पर अमेरिका में। जैसे कि किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं, तो उसकी तरह कर्मचारी भी शामिल थे जो घायल हुए थे, मरे नहीं थे, घायल हुए थे। और कई लोग भी घायल हुए थे कर्मचारियों के अलावा भी इस हमलों के दौरान, और बीमार भी हुए थे कई लोग। अब हमलावर कौन थे? बेशक उनका हेड था ओसामा बिन लादेन, लेकिन ये जो 19 हमलावर थे वो कौन थे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इस्लाम चरमपंथी समूह, मुसलमानों का चरमपंथी समूह, ये हिंदुओं का, क्रिश्चियन, दूसरे धर्म, बौद्ध, ईसाई, इस तरह के कई धर्म होते। लेकिन ये जो चरमपंथ है अल कायदा नाम का, वो इस्लामी चरमपंथ है, और सारे के सारे मुसलमान हुए होंगे। इसलिए मुसलमानों को इन जैसे आतंकवादियों के कारण मुसलमानों को बुरी नजर से देखा जाता है। तो इस मुस्लिम चरमपंथ के समूह अल कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। ये जो इस्लामी चरमपंथी थे, अल कायदा ग्रुप था उनका, उन्होंने इस हमले को अंजाम, इस टारगेट को अंजाम दिया था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में ये सब कुछ प्लान हुआ था हमला करने का। और अल कायदा जो इस्लामी चरमपंथी समूह है, उसको अल कायदा कहा जाता है। तो अल कायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मिस्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। ये जो ओसामा बिन लादेन, जिसको सेलिब्रिटी कहा जाता है क्योंकि उसको पूरी दुनिया जानती है कि गुंडा था वो, तो अल कायदा का प्रमुख था वो ओसामा बिन लादेन। तो उसने उसकी विचारधारा के अनुसार मुस्लिम देशों में जो संघर्ष चल रहा था उसके लिए अमेरिका और मिस्र के देशों को जिम्मेवार ठहराया था। यानी ये सच था कि आज जो
अमेरिका खेल रहा है, दो देशों को लड़वाता है और फिर पिक्चर देखता है। इसलिए ओसामा बिन लादेन ने सच बोला था कि ये जो मुस्लिम देशों में आजकल जो संघर्ष चल रहे हैं उसके पीछे जिम्मेवार कौन? तो उन्होंने कहा था, ओसामा बिन लादेन ने, कि इसके पीछे जिम्मेवार है अमेरिका और मिस्र के देश। इसके पीछे जिम्मेवार है जो आज मुस्लिम देश पिछड़े हुए हैं इसके कारण, और इसका बदला लेने के लिए शायद इन्होंने ये हमला किया था, 9/11 का हमला। तो अलकायदा के 19 हमलावरों ने, जो अटैकर्स थे, हमलावर थे 19, उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया था। 19 हमलावरों ने, जिसमें 5-5 के ग्रुप में 3 विमानों में बट गए थे और एक 4 लोगों का ग्रुप था जो एक चौथे विमान में बैठा था। जिनको पता था कि हमें हाईजैक करना है, कितने बजे करना है, वो पूरा का पूरा टाइमलाइन उनकी होगी, उन्होंने प्लानिंग किया। तो उसमें 19 हमलावर इस हमले को अंजाम देने के लिए शामिल थे। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जैसे मैंने कहा उसी तरह 3 समूह में। जबकि चौथी टीम, जो क्रैश हुआ था ना विमान पेंसिल्वेनिया में, जो कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने की, माना जाता है कि कैपिटल बिल्डिंग पर हमला होने वाला था। जो 4 हमलावर थे जिस विमान में, चौथे विमान में, जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया था बाद में, तो उसमें 4 हमलावर शामिल थे, जबकि 3 विमानों में 5-5 हमलावर बट गए थे। तो इन 19 में से 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे। जो 3 पहले विमान टकराए, सक्सेसफुल हुए उनके हादसे, हमले, और वो जो 15 हमलावर थे वो सऊदी अरब से थे। सऊदी अरब की अमीरातें जो थे, जिसमें दुबई, अबू धाबी, वहां से थे 15 हमलावर, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। सऊदी अरब एक अलग देश है, जबकि यूएई यानी सऊदी अरब अमीरात, मैंने आगे थोड़ा भूल हो गई मुझसे, आई एम सॉरी उसके कारण, जिसमें मैंने सऊदी अरब में अबू धाबी, दुबई को उच्चारित किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पर अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े बड़े शहर हैं। तो जो 19 में से 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे और 4 हमलावर, जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया विमान, उसमें जो 4 हमलावर थे वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से थे। अब एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। इसमें जो 19 हमलावर थे, चरमपंथी थे, वो मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल थे। ये जो आत्मघाती हमला था, मतलब आत्महत्या करने वाले थे वो लोग, तो उसमें एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल थे। यानी ये जो 19 चरमपंथी थे वो मिस्र और लेबनान में जो आत्मघाती हमले हुए, जो कुछ भी हुई गतिविधियां, नेगेटिव गतिविधियां, उसमें शामिल थे ये सारे के सारे 19 के 19 हमलावर। यानी ये लोग अमेरिका और मिस्र के जो देश है, यानी यूरोपियन के विरोधी थे। इसके कारण तो उन्होंने ये हमला किया। अब हादसे के बाद ये सब कुछ, पिक्चर तो पूरा हुआ, जो मैंने कथा सुनाई आपको, पिक्चर पूरा हुआ, हमला हुआ जिसमें 2977 लोग और 19 हमलावर, वो तो भले ही मरे लेकिन 2977 लोगों की जान गई। और पूरा का पूरा किस तरह से प्लान उन्होंने किया था। 2 विमान न्यूयॉर्क के लिए टारगेट किए गए थे और 2 विमान वॉशिंगटन डीसी के लिए टारगेट किए।
गए थे, जिसमें वॉशिंगटन डीसी में एक हमला अनसक्सेसफुल हुआ, जो पेंसिल्वेनिया के मैदानों में जाकर क्रैश हुआ। माना जाता है कि वो विमान कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाला था, लेकिन जो तीसरा विमान था उसने पेंटागन की जो बिल्डिंग थी, अमेरिकी सुरक्षा विभाग की बिल्डिंग, उस पर हमला किया था। लेकिन ये सारा पिक्चर पूरा हुआ, उसके बाद अब अमेरिका को जवाब तो देना ही होगा। तो अमेरिका ने क्या जवाब दिया था? तो 11 सितंबर के हमले के एक महीने के भीतर, 11 सितंबर मंगलवार का दिन और 2001 का साल, उस दिन हमला हुआ। उसके एक महीने के भीतर, एक महीने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, उस वक्त थे राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। डायरेक्ट हमला किया दोस्तों इन्होंने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, क्योंकि इनको डर तो था ही नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे मिलिट्री पावर है अमेरिका, तो फिर किसी भी देश को उड़ा सकता है। इसलिए उन्होंने एक महीने के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया, और अफगानिस्तान पर हमला किया तो बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन इनको बहुत गुस्सा था लोग अफगानिस्तान पर, अल-कायदा पर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया इन्होंने। तो उन्होंने बेकसूर नागरिकों को भी मारा अफगानिस्तान में। वैसे कसूर उनका नहीं था, गुनाह उनका नहीं था, गुनाह था उस ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा ग्रुप का था। कसूर, दोष उनका था। लेकिन फिर भी डर और खौफ, अमेरिका का कितना खौफ है वो दिखाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक महीने के बाद। और अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली थी। ये जो हमला हुआ उसके बाद अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया, उसमें अमेरिका को दूसरे देशों से मदद भी मिली थी। करीब 10 साल बाद 2011 की साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान में एबटाबाद में मारा। कितना दोस्तों ये पावरफुल आदमी रहा होगा, जिसको अमेरिका खोज रहा था। वो तो चाहता था कि दूसरे दिन ही उसको खत्म कर दिया जाए, ओसामा बिन लादेन को। लेकिन उसको खोजने में कई लोग मानते हैं कि कुछ ही महीनों में अमेरिका ने खोजकर उसको समंदर में दफना दिया था। ऐसा नहीं था दोस्तों, 10 साल लगे थे उसको खोजने में। मतलब इसका नेटवर्क, उसकी पहचान, उसको खोजना कहाँ पर है, ये सब कुछ कितना सीक्रेट होगा, कितना सीक्रेट होगा। तब अमेरिका जैसी FBI, उनकी CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो काम पर लगा दी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। फिर बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और उनके कालखंड में, उनके कार्यकाल में ओसामा बिन लादेन को मारा गया 2011 में, 10 साल बाद दोस्तों। यानी 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को खोजने की कोशिशें हुई और उस पर एक मूवी भी बनी है, जीरो डार्क 30 करके, हिंदी में उपलब्ध है, आप देखना। और अमेरिकी सैनिक जो नेवी सील कहा जाता है, नेवी सील कमांडो, उन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा 10 साल बाद। 11 सितंबर का हमला कथित स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में 2002 में हिरासत में लिया गया था। 11 सितंबर का हमला हुआ जो 9/11 कहा जाता है, उसका प्लान बनाने वाला कहा जाता है कि उसने प्लान बनाया था। किसने?
खालिद शेख मोहम्मद ने प्लान बनाया था। इस आतंकवाद हमले को अंजाम देने के लिए जो प्लानिंग हुआ, वो प्लानिंग पूरा का पूरा खालिद शेख मोहम्मद ने किया था। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है। जो 11 सितंबर का हमला हुआ उसमें, तो उसको पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तो तालिबान है वहां पर, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों का स्वर्ग है, मैं ऐसा मानता हूं। तो 2002 में हिरासत में लिया, उसको मारा नहीं, हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी अमेरिकन को। ये जो 11 सितंबर का हमला हुआ 9/11 का, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से प्लानिंग हुआ, क्यों ऐसा किया गया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसलिए उन्होंने इसको मारा नहीं, सिर्फ गिरफ्तार किया, ताकि उसको पूछा जाए कि क्या आपको क्या, और टॉर्चर करके पूछा जाए। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने क्या किया था, ऐसा नहीं पूछा जाता है। वहां पर टॉर्चर होता है और आदमी को मौत की हद तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से टॉर्चर होता है। तो 2002 में खालिद शेख मोहम्मद, उसको जो जिसने प्लान बनाया था 9/11 अटैक का, उसको गिरफ्तार किया 2002 में। तब से उन्हें अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल में रखा गया है। जब से उन्होंने 2001 में खालिद शेख मोहम्मद उसको गिरफ्तार किया 2002 में, तब से उसे अमेरिका की ग्वांतानामो बे नाम की जेल है। ग्वांतानामो बेल नहीं, ग्वांतानामो बे, वो अमेरिकन नाम है। उस जेल में रखा गया है। अभी तक मारा नहीं है, मर गया है पता नहीं है, लेकिन उसको वहां पर रखा गया था और रखा गया है। और अभी तक उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उनकी सुनवाई यानी जो कुछ भी न्याय देना होता है वो शुरू नहीं हुआ है। 2023 की बात करें तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। और अल कायदा जो अमेरिका को पिछवाड़े में जो ये विमान घुसा दिए, और मैं इसी व्यंग्यात्मक भाषा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आतंकवाद के बीज अमेरिका ने बोए हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो पिछवाड़े में घुसा दिए ना 3 विमान, उसके कारण अल कायदा आज भी सक्रिय है। ऐसा नहीं कि ओसामा बिन लादेन, जिसको अल कायदा का शहंशाह, अल कायदा का पितामह कहा जाए तब भी कोई गलत नहीं है, तो ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया, उनके सारे बड़े बड़े दिग्गजों को खत्म कर दिया होगा या गिरफ्तार भी कर लिया होगा। लेकिन अल कायदा जो मुस्लिम चरमपंथी समूह है वो आज भी सक्रिय है। और अब ये अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत है। और ये जो अल कायदा अफ्रीका के सहारा क्षेत्र है, सहारा डेजर्ट कहा जाता है, उसमें मजबूत है, यानी वहां पर उनका चलता है और सक्रिय है। लेकिन इसके सदस्य अफगानिस्तान में मौजूद है। यानी अल कायदा को जो ट्रिगर अफगानिस्तान में है अल कायदा का, और सहारा डेजर्ट में, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में ये काम कर रहे हैं। ये लोग मुस्लिमों के लिए कुछ न कुछ करते होंगे, और इसका ट्रिगर अफगानिस्तान में है, जिसको तालिबान भी एक आतंकवाद समूह है और अल कायदा भी मुस्लिम चरमपंथी समूह है, आतंकवाद समूह है। तो अफगानिस्तान में जहां उनको सपोर्ट मिलता है तालिबान के द्वारा, तो उस तरह ये अल कायदा जो है वो आज भी सक्रिय है, अफ्रीका में है। दूसरी चीज ये कि इसका ट्रिगर और बड़ी बड़ी हस्तियां अफगानिस्तान में मौजूद है। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक पिछले महीने अफगानिस्तान से लौटे हैं। जब जो बाइडेन आए तो 20 साल हुए उसके, 2001 में शायद
अमेरिका ने वहाँ पर सैनिक भेजे थे अफगानिस्तान को सिक्योरिटी देने के लिए, तालिबान से सिक्योरिटी देने के लिए। तालिबान एक आतंकवादी समूह है जो अफगानिस्तान की एक पार्टी कहो, राजकीय या जो कुछ भी कहो वो है। तो 2001 में शायद उन्होंने अमेरिकन सैनिक भेजे गए थे अफगानिस्तान में। जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उसको वापस लौटा दिए, वापस लाए अमेरिकी सैनिक। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लामी चरमपंथी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका का प्रभुत्व था तब तक लोग ऐसा मानते थे कि आतंकवाद को दबाया जा सकता है। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, तो उन्होंने अमेरिका से, जो अमेरिका का सैन्य यानी अमेरिका की मिलिट्री वहाँ पर तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी अफगानिस्तान में, उसको वापस बुला लिया। और अब आशंका है कि इस्लामी चरमपंथ यानी अल-कायदा फिर से अफगानिस्तान में सक्रिय हो सकता है और आतंकवादी समूह है, इसलिए पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इन अल-कायदा के जरिए। ये तो हमने पूरा का पूरा जाना कि 9/11 हमले के दिन क्या क्या हुआ, जिसमें हमने जाना कि उत्तरी अमेरिका से 4 विमानों में, पैसेंजर विमानों में, जिसमें 5 की टुकड़ियों में 3 विमानों में हमलावर बैठते हैं और चौथा विमान जिसमें 4 हमलावर बैठते हैं, जो पूरी तरह से ट्रेन्ड है, वेल ट्रेन्ड और प्रशिक्षित किए गए हैं प्लेन उड़ाने के लिए। वो बैठते हैं और अपने हिसाब से, अपने प्लान के मुताबिक 4 विमानों की जो गंतव्य है वहाँ से मोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ते हैं विमानों को, जिसमें 4 विमानों में से पहला विमान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जो वर्ल्ड ट्रेड टावर है, 2 टावरों की जिक्र किया गया है, जिसमें उत्तरी टावर से पहला विमान टकराता है 8:46 पर, दूसरा विमान टकराता है 9:30 पर, तीसरा विमान जिसमें 2 विमान न्यूयॉर्क के लिए प्लान किए गए थे और 2 विमान वाशिंगटन डीसी के लिए प्लान किए गए थे, तो दोनों विमान न्यूयॉर्क में सक्सेसफुल टकरा गए और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा विभाग की बिल्डिंग पेंटागन में तीसरा विमान टकराता है, वो भी सफलतापूर्वक उनका ऑपरेशन सफल होता है। फिर चौथा विमान जो माना जाता था और माना जाता है कि वो कैपिटल बिल्डिंग से टकराने वाला था, लेकिन कुछ संयोग बदलने के कारण वो पेंसिल्वेनिया की मैदानों में क्रैश हो गया और इस तरह 4 विमानों ने अपने योजना के मुताबिक हमले का अंजाम दिया। उसमें 2977 लोग, जिसमें 77 देशों के नागरिक थे और 19 हमलावरों के साथ कई सारे लोग, जिसका आंकड़ा मैंने बताया कि 2977 लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए, जिसमें प्रशासन के कई लोग थे। और इस तरह हमला हुआ। फिर 10 साल बाद फिर 2001 में शायद कुछ ही महीनों में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान पर अमेरिका का खौफ डालने के लिए हमला किया। फिर 10 साल बाद इस 9/11 हमले के मास्टरमाइंड अल-कायदा का प्रमुख
ओसामा बिन लादेन को मारा गया 2011 में, 10 साल बाद, जब बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब। और उनकी CIA एजेंसी है, उन्होंने रिसर्च करके कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें वो शेख मोहम्मद नाम का जो उनका प्लान बनाने वाला, रणनीतिकार, इसकी रणनीति बनाने वाला जो शेख मोहम्मद था, वो भी पकड़ा गया और उससे इंफॉर्मेशन लेकर उनको मारा गया। इस तरह का सारा कामकाज हुआ। ये मैंने शुरुआत की थी उस वक्त, कहा था कि 9/11 हमले के दिन क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या बदला, उसकी बात करें। तो मैंने आपको ब्रीफिंग दिया अभी कि क्या क्या हुआ, जिसमें 19 हमलावर थे, पूरा का पूरा प्लान। शेख मोहम्मद आजिब उसका नाम मैं फिर से बोल देता हूँ कि उसका नाम था खालिद शेख मोहम्मद, जिसने ये सारा का सारा प्लान बनाया था, मास्टरमाइंड था। और ओसामा बिन लादेन का कुत्ता था, उसको गिरफ्तार किया गया और वो आज भी जेल में, अमेरिका की जेल में है और उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। वैसे आतंकवादियों की क्या सुनवाई होती है? उनकी सुनवाई सीधी बंदूक से होती है, मेरा तो ये मानना है दोस्त। आतंकवादियों की कोई सुनवाई नहीं होती है कोर्ट में, उनको तो सीधा ठोक देना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो अमेरिकन ने आतंकवाद के बीच हुए, जिसके कारण हमें कश्मीर में और हमारे यहाँ भी 26/11 का अटैक हुआ था, वो भी बंदूकों से, गोलियों से कई लोगों को भून दिया था दोस्तों, गोलियों से। और हमारे यहाँ भी आतंकवाद का जो प्रभाव होता है, असर होता है, वो असर हमने बहुत झेली है दोस्तों। और आजकल जो कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, हमलों का गढ़ माना जाता है, जिसमें 2-3 दिन में न्यूज़ आती थी कि आज आतंकवादियों के जरिए 4 जवान शहीद, 4 लोग मारे गए, इस तरह के न्यूज़ आते थे। लेकिन जब मोदी सरकार आई और इस पर कदम उठाया, जिसमें 370 कलम हटाई गई और कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा मिला था वो हटा दिया गया, और आज आतंकवाद हमारे कश्मीर में एक छोटे से शहर में सीमित हो गया है। बाकी दिन प्रतिदिन दोस्तों न्यूज़ आती थी कि आज इतने जवान शहीद, लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आती है कि आज 3 आतंकवादी ठार, आज 5 आतंकवादी मारे गए, ऐसी न्यूज़ आती है। तो ये दोस्तों था, तो ये मैंने कंक्लूजन दिया, निष्कर्ष दिया। अगर आपके वीडियो में आवाज़ आ रही है, जो लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ आती है ना, एम्बुलेंस है, रोड नज़दीक है यहाँ पर, इसलिए आवाज़ आ रही है। चला कोई VIP या कोई मरने वाला, हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एम्बुलेंस थी वो, इसमें कोई बीमार आदमी ही होगा ना। तो मैं तो कई बार लोगों, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हफ्ते में, यार ये मच्छर मुझे है ना परेशान कर रहा है, हफ्ते में 4-5 बार एम्बुलेंस चलती है यहाँ पर, टाऊ आऊं करती। और मैं हमेशा दोस्तों बोलता हूँ, कई बार मैंने बोला है, भगवान की कसम कि हे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यानी कोई बीमार ही अंदर होगा ना, और इमरजेंसी ही होगा ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब मरे हुए आदमी को भी आत्मा की शांति चाहिए, जीने वाले आदमी को भी आत्मा की शांति मिलनी चाहिए, ये होती है। लेकिन अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये मैंने आपको सारी की सारी कहानी सुनाई कि 9/11 के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन जो 9/11 हुआ हमला,
उसके बाद वो चीजें जो बदल गई उसकी बात करते हैं। अमेरिका ने सबक सीखते हुए जब 11 सितंबर 2001 के साल और मंगलवार के दिन जो हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने सबक सीखा और विमानों में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई है उन्होंने, अमेरिकन ने, जिसने विमानों की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले तो जब आदमी को टिकट दी जाती है तो उसका बायोडेटा चेक करना चाहिए, वो कहाँ से आता है, और सब कुछ एनालाइज करके टिकट देनी चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था बनाई होगी। बाकी क्या होता है कि इस तरह हाईजैकर्स विमान में घुस जाते हैं, फिर हमारे कंट्रोल की बात नहीं होती है दोस्तों। इस तरह उन्होंने सबक सीखते हुए विमानों की सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी की है। इस हमले के बाद ये एक बदलाव आया। दूसरा बदलाव, अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया इन्होंने। अमेरिका में एयरपोर्ट पर और विमानों में जांच करनी चाहिए। कोई शक लगता है तो फिर उसको टारगेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने जांच करने के लिए, विमान में और एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी उसके लिए इन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन सुरक्षा प्रशासन, उसका गठन किया है, जो सारी की सारी सुरक्षा के मामले संभालता है एयरपोर्ट पर और विमानों में। इसका गठन इन्होंने किया है। दूसरी चीज, न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड टावर थे जो गिराए गए थे 11 सितंबर 2001 मंगलवार के दिन हमला हुआ जो आतंकवादी, उसके कारण जो टावर का मलबा गिरा था उसको हटाने में कुल 8 महीने से भी ज्यादा वक्त लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और सारा का सारा मलबा हटाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने 8 महीने से भी ज्यादा समय लगा था। और उस जगह आज मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है। वहां पर मरने वालों के नाम लिखे गए हैं और उस 9/11 अटैक के लिए वहां पर म्यूजियम यानी प्रदर्शनी, जिसमें क्या क्या हुआ था पूरी की पूरी हिस्ट्री 9/11 अटैक की, वहां पर सब कुछ रखा गया है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो। यार पवन आज बहुत है, इसलिए बहुत वो उड़ते हैं, देखो पौधा पड़ रहा है। तो इस तरह सब कुछ वहां पर मेमोरियल बनाया गया है, यानी मेमोरियल मतलब याद करने के लिए कि उस दिन ये हुआ था। उसमें कई लोग दोस्तों मारे गए, कई लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। ये हमारे लिए आम बात है ऐसा सुनना कि कई लोगों ने परिवारजन खो दिए, लेकिन जो खोता है ना उसको पता चलता है कि परिवार से बिखरने का मतलब क्या है। तो ये दोस्तों बहुत ही अमेरिका को अपनी औकात बता दी इन्होंने। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं कह रहा हूँ ना। इस तरह ये जो 9/11 हुआ उससे उनको पता चला अमेरिकन को कि आतंकवाद होता क्या है, जिसमें वो कैपिटल बिल्डिंग भी उड़ जाती अगर वो विमान क्रैश नहीं हुआ होता तो, चौथा विमान। लेकिन वो पेंसिल्वेनिया में किसी कारणवश हुआ होगा, अंदर क्या हुआ वो तो भगवान जाने, लेकिन उसके कारण वो पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश हो गया वो विमान। अगर वो टकराया होता कैपिटल बिल्डिंग से, जिसमें आपको पता होगा कि कैपिटल बिल्डिंग कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में प्रशासन की बिल्डिंग है। यानी मानो कि हमारी संसद पर हमला होता है तो आपको कैसा लगेगा, उसी तरह वहां पर प्लान किया गया था, जिसमें कैपिटल हिल में लोग घुस गए। पता है आपको, जब ट्रंप को मारने के लिए लोग कैपिटल हिल में घुस गए थे, उसी तरह वो जो कैपिटल बिल्डिंग है ना उसको उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाई। अब वहां पर जो न्यूयॉर्क में जो बड़ी बिल्डिंग है 2 थी, वर्ल्ड ट्रेड टावर जिसे कहा जाता है,
दक्षिण में, एक और उत्तर में। दो बिल्डिंगों को म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में, उस वक्त जो डिजाइन थी उससे अलग डिजाइन में वहां फिर से एक इमारत खड़ी की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। यह आपके लिए अब जानने लायक चीज है कि उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड टावर कहा जाता है, लेकिन आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो इमारत को है वो तो अब नहीं है, उस वक्त थी वो अब नहीं है, दूसरी खड़ी की गई है, उसको फ्रीडम टावर कहा जाता है। फ्रीडम मतलब आजाद टावर, आजाद टावर नाम दिया गया है उसको, फ्रीडम टावर। तो यह पहले की इमारत उत्तरी टावर की, जो उत्तरी टावर की बात की मैंने, जिस पर पहला हमला हुआ था 9/11 का, जो पहला प्लेन जिस बिल्डिंग में पर अटैक हुआ था उत्तरी टावर में, उसकी 368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट की यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है। यानी जो पहले जो इमारत की ऊंचाई थी उससे 400 फीट ज्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग खड़ी की गई है। जो ये फ्रीडम टावर बनाया गया है वो उस पहले की इमारत से 400 फीट ऊंची इमारत थी। अब बात करें, 2 विमान तो वहां पर न्यूयॉर्क में टकराए थे, लेकिन 2 विमान टकराने वाले थे वॉशिंगटन डीसी में। एक सुरक्षा विभाग की पेंटागन बिल्डिंग पर टकराया था और चौथा विमान, आखिरी विमान जो क्रैश हो गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वो माना जाता है कि वो कैपिटल बिल्डिंग को टकराने वाला था। तो अगर पेंटागन की बात करें, मतलब अब गिनती में गिना जाए तो 3 ही हमले हुए थे, लेकिन प्लान किए गए थे 4 हमले, जिसमें से 3 ही हमले हो पाए। अब जबकि पेंटागन में नष्ट हुए इस हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया था। पेंटागन में जो सुरक्षा विभाग की जो बिल्डिंग थी, अमेरिकी सुरक्षा कार्यालय जो था, अमेरिकी सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफिस थी, वहां पर उस बिल्डिंग में जो नष्ट हुआ था जो कुछ भी, उस हिस्से को 1 साल के अंदर बना दिया गया था। जबकि वहां पर न्यूयॉर्क में तो मलबे को हटाने के लिए भी 8 महीने लगे थे, 8 महीने से भी ज्यादा समय लगा था। तो अब पेंटागन जो बिल्डिंग थी उसको 1 साल में के अंदर बना दिया गया और वहां अगस्त 2002 से, अगस्त महीने से 2002 के अगस्त महीने में, जबकि हमला हुआ था 11 सितंबर मंगलवार का दिन और 2001 के साल में, और उसके बाद अगस्त 2002 से जो अमेरिकी सुरक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं वो, उसके बाद जब हमला हुआ बिल्डिंग टूट गई तो उसको 1 साल के अंदर ठीक कर दिया गया बिल्डिंग को। लेकिन वहां पर अगस्त 2002 से वो फिर से जैसा था उसी प्रकार से वहां पर सुरक्षा कर्मचारी, उनके सुरक्षा विभाग के कर्मचारी आज भी वहां पर काम करते हैं दोस्तों। तो ये था 9/11 हमला। और 9/11 हमले के दिन क्या क्या हुआ, 9/11 हमला प्लान कैसे किया गया वो नहीं मैंने बताया। उसका रणनीतिकार था वो खालिद शेख मोहम्मद नाम का जो मास्टरमाइंड था, जिसने प्लान बनाया था ये पूरा का पूरा अमेरिका को सबक सिखाने का। उसको गिरफ्तार कर दिया गया। फिर 9/11 का हमले को प्लान किया था उसने, और किस तरह से प्लान हुआ था ये इसकी आपको एक हिंट मिल गई होगी। जैसे कि प्लान किया गया था, जिसमें उन्होंने प्लान किया था कि हम RDX एक्सप्लोसिव से हमला नहीं करेंगे, कोई बम नहीं फोड़ेंगे, हम विमान का यूज करेंगे आतंकवादी हमला करने के लिए। और ये कितना दिमाग दोस्तों चलाया होगा, तभी ये आतंकवादी हमला हुआ। और ये हमले का प्लान किया गया था शेख मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने,
खालिद शेख मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने इस हमले को प्लान किया था और ओसामा बिन लादेन पूरा का पूरा इनका हेड था, इस संगठन का, अल कायदा का। फिर उन्होंने हमला किया जिसमें से तीन हमले सफल हुए और चौथा हमला वो क्रैश हो गया प्लेन पेंसिल्वेनिया के मैदानों में। और इस तरह आतंकवाद का मैंने कि उस दिन क्या हुआ था 9/11 के दिन, यानी 11 सितंबर 2001 का दिन, मंगलवार के दिन क्या हुआ था, ये मैंने बताया आपको। फिर ये भी कहा कि उसके बाद क्या क्या बदला, ये भी बताया। तो उसके बाद सब कुछ वहाँ पर मेमोरियल बनाए गए हैं। लेकिन ये एक अंत में मैं आपको चीज कहना चाहूंगा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना होगा, यही चीज। और ये भारत की बात है, जब भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसी भावना को और इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। तो इस तरह से आतंकवाद को हम रोक सकते हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिसमें ऐसा होता है, मजबूरियां होती है कि किसी देश में हम किसी चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन हर देश को अपने बलबूते पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद किसी के लिए अच्छा नहीं है। वो चाहे कोई भी दुनिया का किस्मार खान हो, कोई भी दुनिया का, सबको खत्म किया जा सकता है जिसकी सोच नीति सब कुछ बुरी है, इरादे बुरे हैं, मानवता के खिलाफ है, उनको खत्म करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।